हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम हरियाणा पीजीटी, हिस्ट्री और जनरल पेपर, कॉमन पेपर का बैच अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। ये जो अभी सेशन मैं आप लोगों के साथ में लूँगा, इस सेशन के अंदर मैं हिस्ट्री पार्ट का आपको सिलेबस का ब्रीफली इंट्रोडक्ट आपको मैं दूँगा कि कैसे-कैसे हम इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं और कैसे आपको चीज़ों को पढ़ना है और क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पूरा सिलेबस को हम कैसे इसको कितने दिन के अंदर हम कवर करेंगे, इन सारी बातों को लेकर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा, जनरल पेपर, कॉमन पेपर हमारे साथ में आकांक्षा मैम है, सीडीपी और जो है आपका ये जो हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट है मैम कवर कराएँगी। वहीं पे जो मैथमेटिकल एबिलिटी रीजनिंग वाला पार्ट है वो मैं कवर कराऊँगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम आपका पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का जो पूरा एक पेपर होता है, उसके अंदर हम आपके साथ में जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ-साथ में रिज़ल्ट आप लोगों के साथ में हम लेके आएँगे। तो हमारा टारगेट सब्जेक्ट के अंदर अगर 60 क्वेश्चन है तो टारगेट हमारा सीधा-सा टारगेट है कि हम 50 प्लस लेके आएँगे वही है ना। 50 प्लस लाना कोई बड़ी बात भी नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है, जब हम सिलेबस का कोई कोर पॉइंट छोड़ेंगे ही नहीं। मतलब कि हम सिलेबस के अंदर पूरी थ्योरी कवर करेंगे, लाइव क्लास के अंदर ऐप के अंदर आपकी लर्न हिस्ट्री बाय टू आंसर एप्लीकेशन पे है। उसके बाद में वही क्लास आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर चली जाती है। उसके बाद हम जो है जो भी चैप्टर चैप्टर हम कंप्लीट करते जाएँगे, उससे संबंधित जो हमारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ हम वहाँ पे कवर करेंगे। उसी के साथ में जितने भी पीवाईक्यूज़ हमारे अभी तक आए हैं एससेट के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स हम वो भी सारे यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा वो समझना, ध्यान से देखना कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे चीज़ों को पढ़ना है। इंट्रोडक्टरी मैं वीडियो में आपको दे दूंगा इस सेट की और ये भी बता दूंगा कि कितनी क्लासेस के अंदर लगभग ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी क्लासेस एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चांसर के ऊपर आपके यहाँ पे रहने वाली है डियर फ्रेंड। तो मैं एक बार आपका सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने जो सिलेबस है आपका वही ओरिजिनली जो पीडीएफ है वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो थोड़ा लाइट सी स्क्रीन में है, हो सकेगा थोड़ा सा ब्लर हो, लेकिन मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ तो वो चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होगी। मतलब मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी जो क्लासेस हमारी होंगी वो उसमें पीपीटी का भी यूज़ होगा, उसमें जहाँ पे इमेजेस होगी उसका इमेजेस का भी यूज़ होगा, सारी तरीके से यूज़ होगा भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं जी फ्रेंड्स, है ना। देखिए, आपको लगभग है कि यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेबस का पार्ट, है ना, थोड़ा सा। तो अगर ज़्यादा जूम हो रहा है मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। हाँ, बस अब दिख गया, है ना। देखिए भाई, मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का मैं पार्ट यहाँ पे उठाता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करूँगा आपकी, है ना। हम देखते हैं कि क्या चीज़ें पढ़नी है और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। चाहे आप एस्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एस्टेट क्वालिफाई या पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो हरियाणा के अंदर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली है अच्छी खासी, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये नहीं होता कि पढ़ना क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होता है डियर स्टूडेंट कि हमें छोड़ना क्या है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में, है ना। और दूसरी बात ये रहती है डियर स्टूडेंट, एक होता है कि जनरली सभी स्टूडेंट के पास में बुक्स वगैरह लगभग होती है पढ़ने के लिए, है ना। कई कई सारी बुक्स रखते हैं एक एक पार्ट की, एंशिएंट के लिए कई सारी बुक्स रख रहे हैं, मिडाइवल के लिए कई सारी बुक्स रख रहे हैं, मॉडर्न के लिए कई सारी बुक पढ़ते हैं। मैटर ज़्यादा बुक्स रखना नहीं है, मैटर है कि एक ही बुक्स हो, एक ही बुक हो, वो पढ़ा कितनी बार गया है ये मैटर करता है। और आपका तो एस्टेट का जो सिलेबस है ये तो सारा एनसीईआरटी सिलेबस है ना। फिर कई बार बच्चे कहते हैं कि क्या खाली सारी एनसीईआरटी पढ़ने से ही कवर हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ेगा। एनसीईआरटी मस्ट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन एनसीईआरटी के इतर भी हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एम पीवाईक्यूज हमें लगाने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो अब हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आता है कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और एक चीज़ आप देखना डियर फ्रेंड, है ना, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं घूमना चाहिए कि हम सिर्फ एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना।
आपके दिमाग में ये चीज़ घूमना चाहिए कि यही तो चीज़ पीजीटी में आती है, प्रीलिम्स में। यही तो चीज़ अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है। और नेट के अंदर भी सबसे पहली बात यूनिट नंबर फर्स्ट में यही तो चैप्टर आता है कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो उसके अंदर दोनों टाइप के सोर्सेज आते हैं। एक आपका लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक सोर्स, और आपका जो है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत। इसमें इन्होंने छोटी सी बात बोली कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आपको टाइम पीरियड नहीं दिया है, आपको शुरुआती टाइम पीरियड से लेके और हमारा प्री मिडेवल तक का जितना भी लिटरेरी और साहित्यिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो कवर करना है। अब आप कहेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? मैं कहूँगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सारे अभिलेख आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कोइंस को आप पढ़ते हैं, सिक्कों को आप पढ़ते हैं। इन्हीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हम पोटरीज को पढ़ते हैं, यानी कि मृदभांड को हम पढ़ते हैं, है ना। कई सारी चीज़ें हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आएगी। साहित्यिक सोर्स जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि शुरुआती ये प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका सिलेबस में दिया है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में तो कोई लिटरेरी जानकारी हमें नहीं थी, है ना। फिर हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक जिसमें हड़प्पन पीरियड आता है, वहाँ भी हमें डिसेफर नहीं किया, हमने पढ़ा ही नहीं गया है, हमें कोई भी लिखित जानकारी जो मिली है। वैदिक पीरियड के बाद में आप लिटरेरी सोर्सेज आप पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड और उसके बाद का लिटरेरी सोर्सेज आप पढ़ते हैं। और डियर स्टूडेंट, दोनों तरीकों की, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। यानी कि कहूँ तो मैं आपको फैक्ट की भी ज़रूरत होती है और मैं कहूँ तो आपको कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत होती है। चीज़ों को अगर आप सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, रटने के साथ में चीज़ों को आपको समझना भी है। अगर चीज़ों को आप समझेंगे तो निश्चित तौर पे आप इन सारे सोर्सेज को आप यहाँ पे कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, इनको हम करेंगे भाई, है ना। पहले सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज करेंगे, सारे अभिलेखों को समझेंगे, सारे मृदभांडों को समझेंगे, सारे सिक्कों को समझेंगे, है ना। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। जो मोनूमेंट्स वगैरह मिले हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे, स्तूप वगैरह मिले हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद आता है प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशन फ्रॉम हंटर गैदरर टू न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। फ्रॉम हंटर गैदरर टू न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। देखो, सबसे पहली बात, थोड़ा सिलेबस में यहाँ गलत दिया गया है। प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशन, पहली बात कि एक कल्चर है ना कि सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन आप पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं, और कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इन्होंने दिया है प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। अब प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन में कौन कौन सा पार्ट आता है? प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन में आपका पैलियोलिथिक पीरियड आता है, मिजोलिथिक आता है, नियोलिथिक आता है। कहूँ तो मैं आपको फूड गैदरर से लेकर जो है अब एडवांस लेवल की जो हमारी विलेज कम्युनिटी डेवलप होती है, सारा वो कवर हमारा यहाँ पे होता है नियोलिथिक, नवपाषाण काल तक। पैलियोलिथिक को आप 3 भागों में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इनको आपको विस्तार से थोड़ा समझना होता है, फिर मिजोलिथिक को, फिर अपर इसको नियोलिथिक को, है ना। ये तीनों पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं, प्रीहिस्टोरिक पीरियड के अंदर आ जाते हैं। आप इतिहास के दृष्टिकोण, मतलब आप इतिहास को जब डिवाइड करेंगे तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग है आपका प्रीहिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप जो है प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा भाग है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा भाग है आपका हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप ऐतिहासिक काल कहते हैं, जो आपका 600 BC से आपका स्टार्ट होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता, लिखित जानकारी नहीं मिलती, और जब लिखित नहीं मिलती तो आपने इस पीरियड को यहाँ पे रखा है ना। तो हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से मानव का जीवन जो है वो बहुत ही संघर्ष में बीता है, वो कैसे जो है वो है एक शिकारी से, और कैसे कैसे उसने जो है प्रोडक्शन किया, खेती की, पशुपालन किया, है ना। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में आता है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, साइट्स एंड सैलिएंट फीचर्स, इट्स रिलीजियस ट्रेंड्स। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, इसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने दी कि एक सामान्य समझ आपको होनी चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन की, है ना। मतलब कि सामान्य समझ, आपका नामकरण का पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आज न्यूज़ पढ़ रहा था, है ना, मैं देख रहा था कि पहले हम जनरली हम ये डाउट रहता है कि हम इसको हड़प्पा सभ्यता कहे, सिंधु घाटी सभ्यता कहे, या जो है सरस्वती सभ्यता कहे, या इसको जो क्या नाम दें हम, है ना। तो आज कह रहे थे आप हरियाणा के हैं तो इसको सरस्वती सभ्यता कह रहे थे कि इसका नाम होना चाहिए, 6th क्लास के एनसीईआरटी में आ गए, है ना। तो मैं ये कहता हूँ आपको कि एक बेसिक समझ इसकी होनी चाहिए, किसने उत्खनन करवाया, कौन कौन वो अंग्रेज लोग थे जुड़े हुए थे, कौन कौन वो भारतीय लोग थे जो जुड़े हुए थे, है ना। रटना नहीं है चीज़ों को इसमें, है ना।
फिर उसके बाद में बात आती है कि इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं कि इसमें जैसे कि दिया है आपका सोशल ट्रेंड्स नहीं दिया है इसमें ना इसमें आपका जो है इकोनॉमिक ट्रेंड्स दिया है, ना आपका पॉलिटिकल ट्रेंड्स दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस ट्रेंड्स दिया है यहाँ पे, रिलीजियस ट्रेंड्स दिया है, यानी कि धार्मिक स्थिति क्या थी। तो हम रिलीजियस ट्रेंड्स को यहाँ पे पढ़ेंगे, साथ में इनकी साइट्स। जब हम साइट्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारी चर्चा रहती है कि भाई देखो, हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही बृहद सभ्यता थी, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं थी, ये भारत से बाहर भी पाकिस्तान में, और ये भारत से बाहर आप देखेंगे अफगानिस्तान तक ये सभ्यता हमारी फैली हुई थी, है ना। बलूचिस्तान वाले पार्ट में फैली हुई थी, भारत में भी दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, उत्तर में जम्मू तक, वेस्ट में यूपी मेरठ तक, और ईस्ट में तो आपका सूत कांगड़ों तक फैली थी। तो इसके बीच में आपको बहुत सारी साइट्स आपको मिलेगी जो कि आपको याद रखनी है कि गुजरात के अंदर कितनी साइट्स है, और फिर आपका चूँकि हरियाणा से है तो इंडिविजुअल आपको हरियाणा तो रखना ही है कि भाई बालू कहाँ है, मिथातल कहाँ है, सीसवल कहाँ है, भगवानपुरा कहाँ है ना, राखीगढ़ी कहाँ है, बनावली कहाँ है, ये सभी साइट्स किस नदी के किनारे हैं, ये सभी साइट्स के खोजकर्ता कौन है, इन सभी साइट्स के उत्खननकर्ता कौन है। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों अलग अलग है। यहाँ से सीसवल की क्या इंपॉर्टेंस है, बालू से क्या इंपॉर्टेंस है, भगवानपुरा से क्या महत्वपूर्ण है, कुरुक्षेत्र में है, कैथल से बालू है ना, ये राखीगढ़ी और बनावली की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको हरियाणा वाली तो छोड़ देनी है, इसके तरह आपको जो है सभी हड़प्पन साइट्स आपको कवर करनी है। हड़प्पन को 3 फेज में आप पढ़ते हैं, एक प्री हड़प्पन, एक मैच्योर हड़प्पन, और एक आपका लेटर हड़प्पन पार्ट आता है। तीनों फेज के अंदर आपको हड़प्पन को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा भाई। उसके बाद आता है बुद्धिज्म एंड, इसके बाद आता है वैदिक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बेसिक फैक्ट्स एंड कंपेरिजन, है ना। देखो यहाँ पे बात आई रिलीजन की। अच्छा, यहाँ पे बात है, अच्छा ये इसी देखो, ये रिलीजन ट्रेंड जो है ये इसी का है बस, है ना। मतलब इसी की बात है कि तीनों की, वैदिक, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। एसेट की तैयारी करते हैं, हमें गहराई में जाना नहीं है ज़्यादा ना। तीनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो बेसिक बेसिक फैक्ट है उनको यहाँ पे हम समझेंगे भाई, है ना। बात आती है महाजनपद पीरियड की। महाजनपद पीरियड पॉलिटी एंड इकोनॉमी। सबसे पहले हम महाजनपद जो हमारा है, महाजनपद की 16 के 16 महाजनपद को मैप के माध्यम से हमें समझना होता है ना। अब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, अब 16 महाजनपद सभी को रटे पड़े हैं, सभी को याद है। ये गांधार, ये तक्षशिला, ये कुरु, ये पांचाल, ये काशी, ये जो है मगध, ये अंग, ये मत्स्य, ये सुरसेन, ये मतलब सारे याद है सभी को, सभी की राजधानी भी याद है सभी को, सभी की जोग्राफिकल लोकेशन भी याद है। अब बहुत ही अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं ना डियर स्टूडेंट। देखो, एक होता है कि बेसिक स्टूडेंट 60 क्वेश्चन आए आपके एस्टेट में, एक है कि 25-30 ठीक करने, वो तो जनरली सभी ठीक करते हैं, है ना। और एक होता है कि नहीं, मुझे जो है 45 प्लस करना है, 50 प्लस करना है, 55 तक जाना है, तो उसके लिए थोड़ा डीप तो जाना पड़ेगा। तो हम जो है ना वो डीप वाली तैयारी कराएंगे आपकी, है ना। आप इससे बिल्कुल आप निश्चित हो गए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप कोई बुक पढ़ो, साथ में ना क्लास ले लो, उस मैटर को आप बस अच्छे से सुन लो। और मैं एक चीज़ और फोकस करता हूँ, मैं पीडीएफ वीडीएफ में ज़्यादा भरोसा नहीं करता। मैं दूंगा आपको, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बस आप मुझे ध्यान से सुन लेना, है ना। सुनी ही चीज़ों को ही अपने हाथ से लिख लेना, रफली लिख लेना, एक बार नज़र उनमें से निकाल लेना, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा भाई डियर फ्रेंड्स, है ना। के बाद में आता है मौर्यन एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज। मौर्यन एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज, है ना। देखो, मौर्यन एम्पायर आता है हमारा ना, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपका यहाँ पे सिलेबस को थोड़ा कंसाइज नहीं किया गया है ना। मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर के मतलब है कि आपको बेसिक रूलर्स को तो जानना ही है, चंद्रगुप्त को, अशोक को, बिंदु मतलब चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को, अशोक को, उनके उत्तराधिकारियों को। बात आती है इनका प्रशासन कैसा था, अध्यक्ष कितने प्रकार के, 27 अध्यक्ष, उनके क्या कार्य होते हैं, कौन विविध अध्यक्ष है, कौन अकराध्यक्ष है, कौन सोनाध्यक्ष है, कौन जो है ये इस जितने भी अध्यक्ष हमारे लक्षणाध्यक्ष है, या जितने भी 27 के 27 अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, तो इनको आपके कार्य याद रखने, किसका किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है ना। कितने राज्य होते थे, राज्य में कौन संभालता था, है ना। या फिर अमात्य कौन है, ये जो हम ये पढ़ते हैं, हम इसका अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं, सप्तांग सिद्धांत क्या है, ये मैगस्थनीज को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी पॉलिसीज और ये एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएंगे। थोड़ा जब बात आती है, आप कहेंगे अभिलेख वगैरह नहीं दिए, मैं कहूँगा अभिलेख यहीं पे आ गए, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में, यहीं पे हम अभिलेख इसके यहाँ पे पढ़ लेते हैं भाई। इसके बाद में बात आती है फॉरेन इन्वेडर्स एंड देयर इंक्लूजन ऑफ इंडियन कल्चर, है ना, कि विदेशी जो बाह्य आक्रमण हमारे हुए हैं, है ना, इंडियन कल्चर के लोग। तो सीधी सी मतलब है कि लेटर मौर्य की बात यहाँ पे की गई है। लेटर मौर्य में, क्योंकि आप जानते हैं कि लेटर मौर्य में मौर्यन के पतन के बाद यवन आते हैं भारत में, शक आते हैं, पहलव आते हैं, कुषाण आते हैं, कई सारी डायनेस्टीज हमारी आती है ना।
तो कई सारी डायनेस्टीज आती है तो वो रूल करती है यहाँ पे, तो उनके बारे में फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है भाई, है ना। तो उसके बाद में हमारा आता है कि साथ साथ में फॉरेन इन्वेडर में आप सिकंदर को भी पढ़ते हैं यहाँ पे, सिकंदर को भी यहाँ पे आप पढ़ते हैं। हालांकि सिकंदर मौर्यन से पहले आना चाहिए। पोस्ट मौर्यन स्टेट्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, पोस्ट मौर्यन स्टेट्स में उनमें आप भारतीय राज्य भी पढ़ते हैं। जैसे कि भारतीय राज्यों में बात करता हूँ, शुंगा डायनेस्टी की, कन्नौज डायनेस्टी की, सातवाहन डायनेस्टी की, चेदी डायनेस्टी की, है ना। आंध्र के अंदर जो डायनेस्टी स्थापित हुई उनकी बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद सदर्न स्टेट्स हमारा आ जाता है। इसमें सदर्न स्टेट में चालुक्य आज आप पढ़ते हैं, तो चालुक्य तो आपके कई जगह स्थापित हुए, गुजरात में, साउथ में, तो सारे चालुक्य पढ़ने हैं। पल्लव डायनेस्टी को पढ़ना है। चोलाज इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, तो चोलाज तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, है ना। ट्रेड एंड मेजर नोट्स रूट्स। अर्बेनाइजेशन क्या है, गुप्ता एंड जो है यहाँ पे वर्धन एम्पायर बीच में दे दिया, देखो है ना, सदर्न इंडिया बीच में दे दिया, गुप्ता एंड वर्धन एम्पायर। सोशियो कल्चरल लाइफ, गुप्ता मतलब जहाँ पे गुप्ता के अंदर हमें इतनी डीप बातें पढ़नी होती है, यहाँ पे बेसिक दिया कि गुप्ता एंड वर्धन पीरियड। वर्धन मतलब कि वही हर्षवर्धन, हर्षवर्धन भी नहीं छोड़ना है, इसका संबंध भी आपके हरियाणा से ही है ना। थानेश्वर से था तो वर्धन डायनेस्टी तो आपको कवर अच्छे से करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन इट एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन वर्ल्ड, है ना। एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन वर्ल्ड एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट गुप्ता पीरियड, ये आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का डियर स्टूडेंट सिलेबस है, तो ये आपको कवर करना होता है। और मेरे हिसाब से ये हम बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम कवर कर भी लेंगे। ज़्यादा आपको इसमें मेरे हिसाब से लगभग आएगी 35 के आसपास क्लास लगेगी, 35 के आसपास क्लास लगेगी। आप ज़्यादा डिले मत करना, जितना समय रहते आप क्लास ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। लर्न हिस्ट्री बाय चौहान एप्लीकेशन पे एचटेट के अंदर आपका एक कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स मैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको कवर करा रहा हूँ, है ना। तो आप सभी के लिए है, ये यूट्यूब पे भी रहेगा, एप्लीकेशन पे भी रहेगा, मतलब ये जो आज की सिलेबस वाली वीडियो है ना, ये देख लेना आप। उसके बाद में आती है बात आपकी मिडाइवल इंडिया की। तो देखो जैसे कि हम किसी भी पार्ट को हम पढ़ते हैं तो उस पार्ट का सोर्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे एंशिएंट का सोर्स पढ़ा है तो मिडाइवल ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया का आप पढ़ते हैं, 700 से 1750 AD तक, है ना। ये सोर्स आप पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप ज़्यादातर वही, यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज ज़्यादा आएंगे, आर्कियोलॉजिकल भी पढ़ते हैं लेकिन लिटरेरी ज़्यादा आएंगे। दिल्ली सल्तनत में हमें बहुत सारे नाम हमें मिलेंगे, जैसे कि आमिर खुसरो मिलेगा, ज़ियाउद्दीन बर्नी मिलेगा, इसामी मिलेगा, है ना, याह्या बिन अहमद सरिंदी मिलेगा। फिर मुगल काल में वैसे कई सारे नाम आपको मिलेंगे। कई शासकों की आत्मकथा मिलेगी, उनकी आत्मकथा को अच्छे से जानना है, बाबर की आत्मकथा को जानना है, जहांगीर की आत्मकथा को जानना है। इस प्रकार से आप कई सारे शासकों को आप डियर फ्रेंड्स देखेंगे। डायनेस्टीज एंड रूलर्स इन अर्ली मिडिवल इंडिया 700 से 1200 के बीच में। ट्रिपेट्राइट स्ट्रगल्स, ट्रिपेट्राइट स्ट्रगल, देखो जब आप ट्रिपेट्राइट स्ट्रगल की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप पाल डायनेस्टी को पढ़ते हैं जो बंगाल में स्थापित है, गुर्जर प्रतिहार को पढ़ते हैं जो पूरा राजपुताना और गुजरात एरिया को कवर करता है, राष्ट्रकूट को करते हैं जिसमें आप महाराष्ट्र वाला, इन तीनों में संघर्ष होता है, फाइनली गुर्जर प्रतिहार की विजय होती है ना। तो इनको मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हम इनको समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपके समझ में भी आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो इसके बाद में हमारा राजा दाहिर के बारे में पढ़ेंगे, जो जब मोहम्मद बिन कासिम के समय में जो शासक था, है ना। सुहेलदेव के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडिविजुअल नाम दिए, ऐसा नहीं है कि चौहान डायनेस्टी पूरी पढ़नी है तो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को पढ़ना है ना। तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, पॉलिसीज पढ़ना है ना। इसके बाद में विजयनगर एम्पायर को पढ़ना है ना। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के अंदर आपको बेसिक जानकारी रखनी है, मतलब विजयनगर की। देखो हम विजयनगर में जब मैं नेट के लिए पढ़ाता हूँ तो शायद 4 5 6 क्लास 7 क्लास लेनी पड़ती है विजयनगर पे, तो यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो बेसिक चीज़ है, बेसिक फ्रेम है, मैं 2-3 क्लास के अंदर आपको कवर करा दूँगा। इसके बाद में शिवाजी एंड मराठा आ जाएगा, मिडाइवल आर्ट, शिवाजी को पढ़ेंगे, मराठाज को पढ़ेंगे, है ना। मतलब मराठाज में हम पेशवाज को भी पढ़ेंगे और मराठा के अंदर हम यहाँ पे जो है शिवाजी वाले की भी पढ़ेंगे, ठीक है। मिडाइवल आर्ट, कला क्या है हमारी, आर्किटेक्चर, ये तो इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आ जाएगा, लिटरेचर आएगा, ये तो हमने पहले भी कह दिया, उनकी सोशल सोर्सेज में पढ़ लेंगे। सोशल रिलीजियस मूवमेंट आ जाएगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन आ जाएगा, इसमें भक्ति सूफी ट्रेडिशन आ जाएगा, सिख गुरुओं के, मतलब मिडाइवल के अंदर आप देखेंगे कई प्रकार की धार्मिक परंपराएं हमारी आती है, तो उन धार्मिक परंपराओं को यहाँ पे आप समझेंगे भाई, है ना। तो लैंग्वेज लिटरेचर आ जाएगा, है ना। इसके बाद में सिख गुरु नैनार और अलवार आ जाएंगे। 10 के 10 सिख गुरु को पढ़ेंगे, नैनार को पढ़ेंगे, जो हमारे वैष्णव को मानने वाले हैं, शैव को मानने वाले हैं, इनको हम पढ़ेंगे, इनके नाम पढ़ेंगे, इनके जो कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स।
इसके बाद में इनका भी ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ेंगे, और एग्रेरियन सोसाइटी जो रही है मिडिवल इंडिया की, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, है ना। इसके बाद में हमारी आती है भाई मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के अंदर हमारा क्या क्या पार्ट आता है कि सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ, वही बात कि सोर्सेज के अंदर यहाँ पर भी आपको ज़्यादातर लिटरेरी सोर्सेज आपको मिलते हैं सोर्सेज के नाम पे। इंडिया इन 18th सेंचुरी, इंडिया इन 18th सेंचुरी, ये देखो छोटे से उसमें लिखा है इंडियन 18th सेंचुरी, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम। इसमें सारे रीजनल स्टेट पढ़ते हैं, इसमें महाराणा रंजीत सिंह की स्टेट भी पढ़ते हैं पंजाब में, इसमें आप हैदराबाद भी पढ़ते हैं निज़ाम डायनेस्टी वाला, इसमें आप कर्नाटक भी पढ़ते हैं, इसमें आप मैसूर को भी पढ़ते हैं, इसमें आप जो है अवध को भी पढ़ते हैं, इसमें आप बंगाल को भी पढ़ते हैं, इसमें आप जो भी 18th सेंचुरी के अंदर घटना हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करते हैं, है ना। फिर यूरोपियन कंपनी हमारी आती है और कॉन्फ्लिक्ट रहती है बंगाल और अदर इंडियन स्टेट्स के साथ में, इसको हम पढ़ दें। यूरोपियन कंपनी आई तो मतलब कि हम सारों को पढ़ेंगे हल्का हल्का, पुर्तगाली को भी पढ़ेंगे, डच को भी पढ़ेंगे, अंग्रेजों को भी पढ़ेंगे, डेनिस को भी पढ़ेंगे, फ्रांसिस को भी पढ़ेंगे, सभी को पढ़ेंगे ना। चेंज इन लैंड रिवेन्यू सिस्टम एंड अर्ली इंडियन रेजिस्टेंस, है ना। क्या मतलब भू राजस्व के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ है, जिसके अंदर हम कहेंगे 3 तरीके की जनरली हम देखते हैं कि भाई हम ये व्यवस्था हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी, महालवाड़ी, ये तीनों व्यवस्था को हम यहाँ पे देखेंगे विस्तार से ना। रिवोल्यूशन ऑफ 1857, कोजेज, इवेंट एंड नेचर एंड रिपरकशन, है ना। 1857 के क्या कारण रहे, क्या प्रकृति थी, क्या स्वरूप बना, कौन नाम जुड़ा हुआ है, किस रीजनल से, किस पर्टिकुलर क्षेत्र से कौन नाम है, वो नाम आपको यहाँ पे याद हमारा रखना है ना। इसके बाद में वुमेन एंड लो कास्ट इमेंसिपेशन है। देखो आपको मैं बताऊं, ये जो वुमेन वाला पार्ट है आजकल सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा भरसक मात्रा में क्वेश्चन हमारे बनते हैं वुमेन से संबंधित। लेकिन मैं कहूँ आपको कि जनरली हमारा जो है ना वुमेन वाले पार्ट के अंदर हम मैटर एक जगह नहीं मिल रहा है ना, मेरे पास है, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा वुमेन वाला मैटर, इससे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा अलग से ना। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, है ना, एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे, है ना। शुरू करेंगे हम एजुकेशन पॉलिसी को कि किस प्रकार से वारन हेस्टिंग ने देशीय तरीके से शुरू की, उसके बाद में 1813 का क्या रोल है एजुकेशन पॉलिसी में, मैकाले का क्या रोल है, फिर उसके बाद मैकाले के बाद 1854 में वुड डिस्पैच की क्या इंपॉर्टेंस है, 1882 में हंटर का क्या रोल है, 1904 में कर्जन की क्या मतलब क्या कर्जन का यूनिवर्सिटी कमीशन में क्या रोल रहा, उसके बाद में हम देखेंगे 1917 में सैडलर कमीशन बना, उसके बाद 1929 में हार्टोक कमीशन बना, उसके बाद में हम देखेंगे वर्धा कमीशन बना गांधी जी का 1937 में, उसके बाद में सार्जेंट कमीशन बनता है 1944 में। आफ्टर डैट हम यूनिवर्सिटी कमीशन, राधाकृष्ण आयोग, कोठारी और दिस एजुकेशन पॉलिसी तक हम इसको कवर करेंगे। कॉलोनाइजेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इंडिजीनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, जो भी हमारे उद्योग बने हैं उन उद्योगों को पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, उद्योगीकरण की शुरुआत, अर्बनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है 1885 से 1947 तक की कहानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। देखो ये चीज़ें जनरली कई महीनों में कंप्लीट होती है। अब आपको चूंकि मुझे कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा, तो ब्रीफ का मतलब है कि बेसिक बेसिक पार्ट आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। रोल ऑफ गांधी जी, नेताजी, INA, इंडिपेंडेंस, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे सिलेबस में इंडिविजुअल दी गई हैं उनको तो छोड़ना ही है। नेताजी की पूरी जड़ निकाल लेनी है, है ना, गांधी जी की पूरी जड़ निकाल लेनी है, उससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, है ना। पार्टीशन, क्या विभाजन वाली बात पढ़ेंगे। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या क्या किस किस का योगदान रहा, कौन सा विधानसभा में जुड़ा हुआ था, कौन महिला जुड़ी, सबको पढ़ेंगे। रोल ऑफ हरियाणा इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, हरियाणा का छोटा सा एक पार्ट आएगा वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। 50 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, हरियाणा वाला हिस्ट्री हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री और ज़्यादातर स्टूडेंट को इसी में समस्या आती है, एंड जनरली एंशिएंट मिडावल मॉडर्न तो आप पढ़ते ही है ना, मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन समस्या नहीं आएगी भाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्या क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, कैसे मानव का विकास हुआ, ये तो हम एंशिएंट में पढ़ते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे। मानव विकास की कहानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम पढ़ते हैं। इसके बाद में ओरिजिन ऑफ होमो सेपियंस, प्री हिस्टोरिक मैन, हिस्ट्री टूल्स ETC, है ना, ये सारे क्या है, ये सारे तो प्री हिस्टोरिक क्या है, जनरली आप नेट में पढ़ेंगे तो प्री हिस्टोरिक का सिलेबस है। इसके बाद में मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और ग्रीक सिविलाइजेशन, है ना, हमारी हड़प्पा के समकालीन कई सारी सभ्यताएं हमारी थी, है ना, उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है, ग्रीक सभ्यता है, इजिप्ट सभ्यता है, तो इनको हम पढ़ते साथ में, है ना। राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय, कैलिफेथिक, क्रूसेड एंड कन्फ्यूजन, ज्यूज एंड पारसी, है ना, मतलब आपसे पूछा है कि पूरी जो इस्लाम के बारे में, हिंदू इसके बारे में, ज्यूज के बारे में ना, चंगेज खान और मंगोल, पूरी मंगोल की कहानी है।
हम पढ़ते हैं भाई, मंगोलों की कहानी इल्तुतमिश से शुरू होती है, मोहम्मद बिन तुगलक का उसके बाद तक चलती है, मंगोलों की कहानी में पढ़े। सामंतवाद इन यूरोप, फ्यूडलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड, द रोल ऑफ चर्च इन द सोशल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ यूरोप, है ना, ये पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स इन मिडिवल यूरोप, है ना, अर्बन सेंटर्स का क्या विकास रहा मतलब मध्यकालीन भारत के अंदर। सिविलाइजेशन एंड इन सिविलाइजेशन नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग 17th-19th सेंचुरी, राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर 17वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर, है ना। इसके बाद में हमारा आता है नेशनलिज्म इन चाइना, कोलोनियलिज्म क्या है हमारा, ये वैश्वीकरण क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, आधुनिकवाद क्या है, जापान, चाइना, यूरोपियन कॉलोनी टू कम्युनिस्ट स्टेट, सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, है ना, ये पेडागोजी आ जाएगी, सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो बेसिक सा आपका डियर स्टूडेंट सिलेबस ये है। आप एक विश्वास के साथ जुड़ेंगे, हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, है ना, मतलब आप जुड़ेंगे। किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि पता नहीं, हम चूंकि मैं एस सेट का मैं पहला बैच पढ़ाऊंगा, है ना, एस सेट का मैं पहला बैच पढ़ाऊंगा, लेकिन डियर स्टूडेंट अगर आप यूट्यूब पे विजिट करेंगे तो मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से नेट के लिए मैंने अभी तक 10 बैच निकाल दिए होंगे, और स्टेट में मतलब इन हरियाणा का लिए मैं पहला बैच है। लेकिन ये नहीं है कि मैंने सारे PYQs पे अच्छी सी रिसर्च की है, जो चीज़ सिलेबस तो वही है ना, पढ़ाने वाले तो हमें। तो आप जुड़िए और निश्चित तौर पे डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।